सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस आश्विन यानी क्वार का महीना शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि इस महीने की धूप बड़ी कड़ी होती है और हो भी रही है, जैसा कि हम आप सब लोग देख रहे हैं। इसलिए धूप से बचकर रहें, जरूरी सावधानियां रखें। वैसे हम आज यहाँ बातें करेंगे उस धूप की जो रोशनी देती है तो साया छीन लेती है। धूप की ही विशेषता है, यही उसका स्वभाव है। वो साया छीनकर छाया में बदल देती है। ये वही साया है जिसे आप माँ बाप, गुरु, बड़े बुजुर्ग कुछ भी कह सकते हैं। और धूप है जिंदगी, वक्त, समय, दौर। यह जो आश्विन का महीना है, ये सभी सायों का ही तो महीना है, जब तमाम साये हमारे पितर बनकर हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। लेकिन जब तक ये जीवित छाया देते रहते हैं, उस वक्त बहुत सारे लोग इस छाये की इज्जत नहीं करते। तने की तरह अडिग खड़े ये पेड़ इसी कड़ी धूप से एक दिन झुलस जाते हैं, क्योंकि उनकी डालियां, उनकी शाखाएं उनका साथ छोड़ देती हैं। और इस तरह पहले उसकी छाया समाप्त होती है और फिर गम की काली रातें एक दिन उसका साया भी छीन लेती हैं। लेकिन बनारस, हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए कहीं न कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षा तो दे रहे हैं, मगर संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आप जानते हैं बनारस, बीएड के कोर्स में सिखाया जाता है कि बच्चे हमें देखकर ज्यादा सीखते हैं, न कि हमारे दिए गए उपदेश सुनकर। इसलिए बच्चों को आप संस्कारवान और ज्ञानवान बनाना चाहते हैं तो पहले खुद ऐसा करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो आप पहले अपने पेरेंट्स का सम्मान करें। बच्चों को अपनी पारिवारिक परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने गांव की माटी से जोड़ें। फिर देखिएगा कि कैसे ये आने वाली पीढ़ी हमारी छाया और हमारे साया का ध्यान रखती है। बात थोड़ी लंबी है, मगर सोचिएगा जरूर। आप सुन रहे हैं अपना नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और आइए अब जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, न कि युद्ध के मैदान में। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। अपने 5 मिनट के संक्षिप्त संबोधन में प्रधानमंत्री ने टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह प्रदर्शित किया है कि टिकाऊ विकास सफल हो सकता है। अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आयुक्त सभागार में काशी CSR कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 50% बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिले। यह प्रयास आंगनबाड़ी केंद्रों से होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तैनाती अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की निगरानी होगी। उन्होंने CSR फंड से जिले में हुए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सोनभद्र और कुशीनगर जैसे जिलों में भी इस मद से काम कराने की जरूरत है। इससे पूर्व राज्यपाल ने 80 करोड़ से अधिक कार्यों के लिए सभागार में हुए MOU हस्तांतरण और 125 करोड़ के हो चुके CSR कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों को उत्तम की संज्ञा दी। राज्यपाल ने कार्यक्रम में किट वितरण के बाद 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सुपरवाइजर को बेहतर काम करने पर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 5 लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप दिया और कस्तूरबा विद्यालयों और राजकीय बाल गृह को ISO प्रमाण पत्र भी जारी किया। बनारस काशी जोन में ई-रिक्शा के लिए लागू कलर कोड और रूटवार संचालन के लिए सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 163 ई-रिक्शा सीज किए गए, 530 का चालान किया गया। वहीं बिना परमिट चल रहे 70 ऑटो भी सीज किए गए।
इसमें यातायात पुलिस की ओर से 65 ई रिक्शा और 215 का चालान किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 98 ई रिक्शा सीज किए गए और 315 ई रिक्शा का चालान किया गया। आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब जायरीन 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ चौकाघाट स्थित क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से रोजगार मेला का आयोजन होगा। रोजगार मेला के प्रभारी दीप सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर अपना पंजीयन करा लें। आपको पोर्टल एक बार फिर से बता दें, rozgarsangam.up.gov.in पर पंजीयन कराकर आप इस कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। रोजगार मेला का समय सुबह 11 बजे से है। बनारस इंसानी जज्बातों, संघर्षों और समाज की कड़वी सच्चाई जब संवादों का शरीर और अभिनय का श्रृंगार धारण करके मंच पर उतरती है तो दीर्घा में बैठे दर्शक ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये मौका था अश्विन नाट्य महोत्सव के 27वें संस्करण की चौथी निशा में बर्फ नाटक के मंचन का। ठंडेपन और ठहराव का आभास कराने वाले इस शीर्षक से मंचित नाटक में विपरीत परिस्थितियों के पिघलने की संभावनाओं को भी बेहतर ढंग से उजागर किया गया। सबसे बड़े रोग क्या कहेंगे लोग के भाव में बहते हुए अपनी नितांत व्यक्तिगत समस्याओं में गहराई तक उलझ जाने और फिर उससे उबरने का संदेश इस नाटक के मंचन से दिया गया। आपको बता दें कि अश्विन नाट्य महोत्सव का आयोजन नागरी नाटक मंडली में किया जा रहा है और इस क्रम में आज शाम 6 बजे से पारिजात पुष्प नाटक का मंचन होगा। और अब कर लेते हैं थोड़ा मौसम की बातें। तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे नमी के निम्न दाब के क्षेत्र के कारण मंगलवार को यानी आज बनारस सहित आसपास के जिलों में हल्की बारिश के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में 26 और 27 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बनारस में अभी औसत से करीब 15% कम बारिश हुई है। पिछले 10 दिनों में पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा है। सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा यानी 36 डिग्री और रात का तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा यानी 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में और रात में भी लोग उमस से बहुत ज्यादा बेहाल थे। शाम को आर्द्रता 90% दर्ज की गई थी। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते के अनुसार दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार समाप्त हो गया था। हालांकि बाद में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1948 में दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा की शुरुआत हुई थी। जापान में जन्मे सोइचिरो होंडा ने इसकी स्थापना की थी। आज ही के दिन वर्ष 2009 में देश के पहले चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। आज है जन्मदिन भारतीय महिला क्रांतिकारी भीकाजी कामा, प्रथम तीरंदाज लिम्बाराम, पत्रकार पंकज पचौरी और हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के नायक साहित्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप जी का सुप्रसिद्ध नारा था। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा मिश्र जी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसके साथ ही बनारस आज है पुण्यतिथि मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मिनी की, जिन्हें नृत्या पेरोली यानी नृत्य की महान रोशनी के नाम से भी जाना जाता था। आज ही के दिन वर्ष 2006 में इन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अब आइए बनारस कर लेते हैं बातें आजकल की। तो बनारस, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में बातें कर रहे थे शिक्षा और संस्कारों की, तो आपको बता दें कि अपने शहर बनारस में एक ऐसा संस्थान भी है जो न केवल हजारों वर्षों प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और परंपराओं का संरक्षण किए हुए है,
बल्कि अब तक लाखों छात्रों के जीवन को इस गौरवमय प्रकाश से प्रकाशित भी कर चुका है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में स्थापित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की, जो कि एक मानद विश्वविद्यालय भी है। इस विश्वविद्यालय की विशेषताओं और इसके गौरवपूर्ण इतिहास को हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। इस संस्थान की स्थापना 1967 में परम पावन दलाई लामा जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन किया था, तो उसके फलस्वरूप जो है इस संस्थान की स्थापना हुई है। यहाँ हम जो एंशिएंट विस्टम है हमारा नालंदा विक्रमशील आदि का, जो 12वीं 13वीं शताब्दी में लुप्त प्राय हुआ था, उसको जो है रिवाइव करना है, उसका पुनरुद्धार करना जो है इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें छात्र जो है तिब्बत के हैं, भूटान के हैं, और फिर कुछ रशिया के भी हैं, नेपाल के हैं, और फिर हमारे भारतीय हिमालयन क्षेत्र में जो एंशिएंट टाइम में जो है तिब्बत में अध्ययन के लिए जाते थे, वो सब यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। ये जो है इस 1980 तक संस्कृत यूनिवर्सिटी के उसमें था, और उसके बाद जो है ये हम संस्थान जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन चलती है। यहाँ पूर्व मध्यमा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट और फिर पीएचडी तक का अध्ययन अध्यापन होती है। मुख्य रूप से हम बौद्ध दर्शन हम पढ़ाते हैं, और उससे साथ साथ वैकल्पिक रूप में हिंदी, इंग्लिश, पाली आदि का भी अध्ययन अध्यापन हम करवाते हैं। इसमें यहाँ पर कुल 600 के आसपास छात्र हैं। यहाँ बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त फिर जैसे वुडक्राफ्ट है, थांगा पेंटिंग है, और टिबेटन मेडिसिन है, और बीएड का भी अध्ययन अध्यापन जो है यहाँ पर होता है। तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बौद्ध धर्म दर्शन भारतवर्ष से विलुप्त हुआ है, उसको जो हम पुनः तिब्बती से हिंदी और संस्कृत में उसका पुनरुद्धार करके आज के समाज को देना है। इस संबंध में आज तक लगभग हम लोगों ने 245 ग्रंथों का या तो पुनरुद्धार किया है, या तो तिब्बती भाषा से हिंदी और संस्कृत में अनुवाद किया है। इस सब कार्य के लिए यहाँ पर 6 यूनिट काम करती है, जिसमें दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ योजना है, रिस्टोरेशन पुनरुद्धार का यूनिट है, ट्रांसलेशन अनुवाद का यूनिट है, और शब्दकोश निर्माण का यूनिट। 6 यूनिट है। उनका जो है मुख्य रूप से फोकस जो है क्या है, जो विलुप्त साहित्य थे उसको जो है आधुनिक भाषा में उपलब्ध कराना जो है इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ की लाइब्रेरी एक प्रकार से बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए या इंडोलॉजी के लिए तो ये बहुत रिच है। लगभग 1 लाख से भी ऊपर ग्रंथ संग्रह है, और जो अमेरिकन लाइब्रेरी में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उसका हमारे पास जो है फिल्म के रूप में उपलब्ध है। और यहाँ बौद्ध दर्शन से अतिरिक्त हिमालयन स्टडीज से संबंधित ग्रंथ हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे लाइब्रेरी में लगभग 20-25 कर्मचारी हैं, बहुत रिच हैं। देश विदेश से लोग अध्ययन के लिए, शोध के लिए आते हैं और लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी आइए, एक प्रकार से लाइब्रेरी जो है म्यूजियम सा है हमारा लाइब्रेरी। आकर के देखेंगे तो आप यहाँ बहुत प्राचीन पांडुलिपियाँ आपको देखने को मिलेगी, 300-400 साल पुराना, जो पोथी के रूप में है। तो वो सब भी हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है। चलने के पहले आपको छोटी छोटी बातें बता दें कि धूप बहुत तेज हो रही है। ऐसे में धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें, पर्याप्त मात्रा में पानी और जूस का सेवन करें। नारियल पानी, सत्तू या छाछ भी आप पी सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में छायादार स्थानों पर विश्राम करते रहें। इसके साथ ही साथ धूप में निकलने के आधे घंटे पहले SPF 30 या SPF 50 जैसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन भी आप लगा सकते हैं। यदि उसके बाद भी धूप के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो अब इसी के साथ अपने बनारसी बाबू को आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।